नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सनातन धर्म और इंडिया विवाद पर पीएम मोदी ने मंत्रियों को दी हिदायत, कहा जरूरत हो तभी बोले। G20 समिट में आने वाले वर्ल्ड लीडर को मिलेगा गीता ज्ञान, एआई ऐसे देगा जवाब। ऐसा भी दिखता है अपना चांद, इसरो ने साझा की शानदार तस्वीरें। कंगना बोली हम इंडियन नहीं भारतीय हैं, किया देश का नाम बदलने का सपोर्ट, कहा गुलामी के नाम से आजाद हो गए, जय भारत। देश भर में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन। गुजरात के राजकोट में 5 दिन का मेला लगा। जश्न के लिए मथुरा को सजाया गया। अब समाचार विस्तार से। उदयनिधि स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के सनातन धर्म विरोधी बयानों के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है। इस मामले पर पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को ज्यादा ना बोलने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की इस मुद्दे पर भाषा संयमित होना चाहिए। देश भर में सनातन विवाद पर चल रही बहस के बीच बुधवार को पीएम मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पीएम मोदी ने मंत्रियों को हिदायत दी है कि इस विवाद पर ज्यादा बोलने से बचें। हालांकि उन्होंने कहा कि सनातन पर सरकार के मंत्री बोलेंगे, इसका उचित और समुचित जवाब देना चाहिए, लेकिन भाषा संयमित हो, साथ ही पूरे तथ्यों के साथ जवाब दिए जाने चाहिए। ये भी बताया गया कि पीएम मोदी ने देश का नाम बदलने पर भी ज्यादा ना बोलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केवल अधिकृत लोग ही इस विवाद पर बोले। सनातन धर्म विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस संक्रमण, डेंगू और मलेरिया से करते हुए इसे खत्म किए जाने की वकालत की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के इस बयान का समर्थन किया था। इसके बाद बीजेपी ने स्टालिन और खड़गे के बेटे का जमकर विरोध किया था। उदयनिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। उनके और प्रियांक खड़गे के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली में मंगलवार शाम यह मुकदमा दर्ज कराया था। सूत्रों के मुताबिक मुकदमे में उदयनिधि और प्रियांक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और समाज में द्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर हाल ही में एक खबर आई जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होने वाले संसद के विशेष सत्र में एक बिल ला सकती है, जिसमें संविधान में संशोधन कर इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका खंडन किया। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं मंत्रियों और सांसदों ने भी इस पर बयान दिए हैं। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होने वाली G20 समिट में आने वाले वर्ल्ड लीडर्स को गीता ज्ञान मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन दर्शन और रहस्य से जुड़े सवाल वर्ल्ड लीडर पूछेंगे तो उन्हें गीता के आधार पर उसका जवाब मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित गीता क्यूशक होगा। डेलीगेट्स के सवालों का जवाब देगा। एआई से भागवत गीता के श्लोक के आधार पर तार्किक जवाब मिलेगा। यानी यदि अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन क्यूशक पर जाकर पूछते हैं कि मेरे लिए जीवन जीने का अर्थ क्या है, तो इसका जवाब भगवत गीता के दर्शन आधारित जवाब गीता क्यूशक देगा। बता दें कि इसमें सभी भारतीय भाषाएं और G20 देशों के कुल 24 भारतीय भाषाओं के अनुवाद की सुविधा भी है। भारत मंडपम के डिजिटल एक्सपीरियंस जोन में इसकी खास तौर पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल एक्सपीरियंस जोन में साइकिल चलाने से भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। जितनी तेज साइकिल चलाएंगे सामने इंडिया के बारे में, उतनी तेजी से जानकारी मिलती जाएगी। जान लें कि भारत की तरफ से डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंसिंग पवेलियन का आयोजन भी भारत मंडपम में किया गया।
G20 में आने वाले वर्ल्ड लीडर इसमें भारत की डिजिटल ग्रोथ की तस्वीर देखेंगे। यानी कोई फ्रेंच में सवाल पूछा तो फ्रेंच में जवाब मिलेगा और तमिल तेलुगु में पूछा तो उसमें जवाब मिलेगा। इसके अलावा हॉल नंबर 4 और 14 के इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है, जिसमें डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंसिंग जोन बनाया गया है। आधार, यूपीआई, ई संजीवनी, कोविन, भाषिणी जैसे 7 डिजिटल थीम एक्सपीरियंसिंग जोन वर्ल्ड लीडर्स देखेंगे। गौरतलब है कि G20 मोबाइल ऐप समिट के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है ये मल्टी फंक्शन ऐप, जिसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन से लेकर तमाम लेटेस्ट अपडेट और वेन्यू नेविगेशन की सुधार है। इसमें डेलीगेट्स के स्पीच और उनका रियल टाइम अनुवाद होगा। सभी द्विपक्षीय बातचीत का आयोजन, डिक्लेरेशन की भी रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होगी। प्रज्ञान रोवर द्वारा चांद की सतह की तस्वीर को इसरो ने साझा किया है। इस तस्वीर को देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि सतह पर सिर्फ गड्ढा नहीं है। बता दें कि प्रज्ञान रोवर से जो जानकारी मिली है उससे कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आराम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर के इंजन को जब स्लीपिंग मोड में डाला गया, उससे पहले उसे चांद की सतह पर 30 से 40 सेमी उठाकर शिव शक्ति पॉइंट से 30 से 40 सेमी दूर दोबारा लैंड कराया गया। इसरो के मुताबिक इससे ह्यूमन मिशन की संभावनाओं को नया द्वार खुला है। इन सब के बीच इसरो ने चांद की सतह की तस्वीर भी भेजी है, जिसे आपने शायद ना देखा हो। इसरो ने प्रज्ञान रोवर पर तैनात नैवकैम के जरिए ली गई तस्वीर को साझा किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चांद की सतह पर अलग अलग रंगों के कण बिखरे हुए हैं। अभी तक हम चांद के खुरदरे सतह को देख रहे थे। चांद की सतह को जिस तकनीक के जरिए पेश किया गया है उसे एनालिफ कहते हैं। एनालिफ को स्टीरियोस्कोपी फोटोग्राफ भी कहते हैं, जिसमें 2 तस्वीर को सुप्रीम पोज कर रहे अलग अलग कलर में प्रिंट किया जाता है। जब इसे ग्लास के जरिए देखते हैं तो 3D इफेक्ट का अनुभव होता है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतार दिया गया था। इसरो ने 3 सितंबर को कहा था कि उसने लैंडर और रोवर को हाइबरनेशन मोड में डाल दिया है, क्योंकि चंद्रमा पर दिन का समय समाप्त हो रहा था। मिशन के चंद्रमा पर केवल 1 चंद्र दिवस तक संचालित होने की उम्मीद थी, जो हमारे ग्रह पर लगभग 14 दिन के बराबर है। इसरो को उम्मीद है कि 22 सितंबर को जब एक बार फिर चांद के दक्षिण ध्रुव वाले हिस्से पर सूरज उगेगा, उसके बाद विक्रम और प्रज्ञान दोनों काम करना शुरू करेंगे। बता दें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सूरज से मिली ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहे थे। देश का आधिकारिक नाम इंडिया से भारत किए जाने की कयासों के बीच एक्ट्रेस कंगना रनावत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कंगना ने बताया कि उन्होंने 2021 में इस बात का अनुमान लगाया था कि जल्द ही देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत होना चाहिए। कंगना ने मंगलवार को ट्विटर पर अपने पुराने इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें 2 साल पहले उन्होंने देश का नाम बदलने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, हमें इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है, इसलिए देश का नाम भारत होना चाहिए। अपना पुराना ट्वीट शेयर करते हुए कंगना ने ये भी बधाई दी है। उन्होंने लिखा, सभी को बधाइयां, हम सभी गुलामी के नाम से आजाद हो गए, जय भारत। कंगना ने एक और ट्वीट में लिखा, इंडिया नाम में प्यार करने जैसा क्या है। सबसे पहले वो विदेशी आक्रमणकारी सिंधु का उच्चारण नहीं कर सके, तो उन्होंने नाम को बिगाड़कर इंडस या हिंदोस कर दिया। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी राज्य भारत महाद्वीप के नाम से जाने जाते थे। वो हमें इंदु सिंधु क्यों कह रहे थे? कंगना ने आगे कहा, भारत नाम इतना सटीक है, इंडिया का अर्थ क्या है? वो हमें रेड इंडिया कहते थे, क्योंकि पुरानी अंग्रेजी में इंडियन का मतलब केवल गुलामी होता था। उन्होंने हमें इंडियन नाम दिया क्योंकि वह हमारी नई पहचान थी, जो हमें अंग्रेजों ने दी थी। पुराने जमाने की डिक्शनरी में इंडियन का मतलब गुलाम बताया जाता है, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। ये हमारा नाम नहीं है, हम भारतीय हैं, इंडियन नहीं है। कंगना ने ये ट्वीट उस वक्त पर किया है जब देश बदले जाने की अटकलें जोरों पर है। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है।
इस बैठक के डिनर में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कंगना से पहले दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत माता की जय। बिग बी के इस ट्वीट को देश के नाम को इंडिया से भारत किए जाने को लेकर साइलेंट सपोर्ट करने का तरीका बताया जा रहा है। उनके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी देश का इंडिया से भारत किए जाने पर सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर इस वक्त #भारत और #इंडिया वर्सेस भारत ट्रेंड कर रहा है। कई लोग देश के आधिकारिक नाम बदले जाने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का आज पहला दिन है। इस साल जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को 2 दिन मनाई जा रही है। ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान कृष्ण का 5250वां जन्म पर्व है। त्योहार मनाए जाने का सिलसिला 6 तारीख की रात से शुरू होगा। ज्योतिषी का मत है कि कृष्ण जन्मोत्सव 6 की रात ही मनाना चाहिए, क्योंकि इसी रात में तिथि नक्षत्र का वो ही संयोग बन रहा है जो द्वापर युग में बना था। कृष्ण जन्म के मौके पर उनकी जन्मस्थली मथुरा शहर को सजाया गया है। वहीं देश के अन्य कृष्ण मंदिर में भी कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारियां की गई हैं। द्वारिका, वृंदावन और मथुरा सहित बड़े कृष्ण मंदिर में वैष्णव संप्रदाय के मुताबिक 7 तारीख को ये पर्व मनाया जाएगा। 7 और 8 की दरमियानी रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। गुजरात के राजकोट में मंगलवार से ही जन्माष्टमी के मौके पर 5 दिन लंबा मेला लगाया गया है। ये मेला 9 सितंबर तक जारी रहेगा। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी जन्माष्टमी की धूम शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस साल की दही हांडी के लिए प्रो गोविंदा नाम से एक कंपटीशन आयोजित किया है, जिसमें जीतने वाले को कैश प्राइज दिया जाएगा। बनारस में जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही मनाई जा रही है। हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के डीन प्रोफेसर गिरिराज शंकर शास्त्री का कहना है कि व्रत और पर्वों की तारीख तय करने के लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु नाम के ग्रंथों की मदद ली जाती है। इन दोनों ही ग्रंथ में जन्माष्टमी के लिए कहा गया है कि जब आधी रात में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र हो तब कृष्ण जन्म उत्सव मनाएंगे। 6-7 सितंबर की रात में कृष्ण जन्म का पर्व मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू पंचांग की तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नहीं होती। अक्सर तिथियां दोपहर या शाम से शुरू होकर अगले दिन तक होती है। जिस तिथि में दिन भर व्रत के बाद पूजन का महत्व होता है, वे ज्यादातर उदया तिथि में ही मनाई जाती है। जिन तिथियों में रात की पूजा का महत्व ज्यादा होता है, उनमें उदया तिथि का महत्व नहीं देखा जाता। जैसे दीपावली में अगर अमावस एक दिन पहले ही शुरू हो गई हो, तो अगले दिन उदया तिथि की अमावस के बजाय एक दिन पहले ही अमावस्या पर रात में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।